साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है इनका। और तो शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न हिंदी से संबंधित है तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज नहीं है, बांगरू नहीं है, कन्नौजी नहीं है, डोंगरी नहीं। तो जो डोंगरी जो है ये फिलहाल पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, और सभी तीनों हैं। अब बात करें डोंगरी जो है, जो ये है जम्मू कश्मीर की भाषा है डोंगरी, ठीक, जम्मू कश्मीर की भाषा है, जिसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह पंजाब व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। शेष बोलियाँ जो है पश्चिमी हिंदी की वर्ग हैं। हरियाणवी ही बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी जो है भाषा उसको डोंगरी कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो देवनागरी में जो है 11 स्वर लिपि हैं इसमें। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। तो इसमें पूछा है अलंकार कौन सा है? तो रूपक है, उपमा है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यह फिलहाल श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ठीक। और इसमें जैसे मोती के लिए चमक, पानी के 3 अर्थ दिए गए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, चूने के लिए जल। तो इसलिए इस अलंकार में उपमेय या उपमान का अभेद आरोप होता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो इसमें उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और जिसमें उपमेय उपमान की परस्पर समानता बताई जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। फिलहाल इसका जो राइट आंसर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार का है, अर्थालंकार या उभय या उपयुक्त सबसे अलग। तो जो है श्लेष अलंकार जो है वो शब्दालंकार का भेद होता है। जहाँ शब्दों के कारण वाक्य में सुंदरता उत्पन्न होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास है, यमक है, श्लेष तथा वक्रोक्ति प्रमुख अलंकार आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जलवायु शब्द निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो जलवायु जो है वो फिलहाल जल और वायु 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव, अल्प, अर्ध विराम या विवरण चिन्ह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, संख्या गमन संख्या शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी प्लस आगमन, सख्या गमन है ना, और सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन या डी संख, सख्या प्लस गमन। तो इसका जो होगा सखी और आगमन होगा, ठीक। राइट आंसर इसका ए होगा। यण स्वर संधि के अनुसार यदि ई या बड़ी ई के पश्चात ई तथा बड़ी ई को छोड़कर कोई और असावर्ण स्वर हो तो इस ई या बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। तो सख्यागमन का संधि विच्छेद जो है सखी प्लस आगमन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में आएगा, आवेदन पत्र में आएगा, व्यावसायिक या व्यवहारिक। तो इसका जो है ये फिलहाल आवेदन पत्र में आएगा, ना कि कोई निमंत्रण दे रहा है, ना व्यवसाय से संबंधित, ना व्यापार से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान या डी ऑप्शन कर्ता कारक। तो इसका जो सही जवाब है ये फिलहाल संप्रदान कारक का उदाहरण है। अब इसके बारे में हम बता दें, जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। इसका चिन्ह के लिए होता है। प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है, अर्थात कंबल दे रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो पूर्ण भूतकाल का जो उदाहरण है वो फिलहाल वे आए थे, ये इसका सही जवाब होगा। वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, तो क्रिया समाप्त हो गई हो तो वहाँ पूर्ण भूत में होगा।
ठीक, जैसे वे आए थे मतलब आए थे ना। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतु 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 मत भूतकाल, सामान्य वर्तमान या आसन्न भूतकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु कारणवश नहीं हो सकी तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक, जहाँ पे कोई रुकावट हो गई हो कार्य करते समय ना, नहीं तो संभावना थी कि वो हो ही जाता अगर समय पे होता तो। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल यही होगा, ऑप्शन नंबर डी है। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या पूर्वकालिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा नहाकर, मतलब पहले नहाया उसके बाद भोजन किया, तो इसका मतलब पहले काम किया नहाने का, तो पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है, कबीर है, विष्णु प्रभाकर या मैथिली शरण। तो झूठा सच जो है फिलहाल यशपाल की रचना है। ठीक, उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं बता दें, जैसे दिव्या, देशद्रोही, दादा, कामरेड और अमिता, मनुष्य के रूप में, तेरी मेरी, उसकी बात इत्यादि। ये हैं मैथिली इनकी यशपाल की रचना। कबीर का बीजक है। और कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये अधुनातन होगा। तो चिरंतन, शाश्वत तथा सनातन तीनों एक अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक है। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट या विकृष्ट। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल अनुग्रह और आग्रह ये त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह शब्द का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह शब्द का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ शब्द का विलोम चेतन तथा आकृष्ट शब्द का विलोम विकृष्ट होता है। शांत एक अनुपयुक्त विशेषण है। यह अनंत शब्द का विलोम है। अंत, प्रयत्न, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम शब्द हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक, पुरंदर, अमरपथ, सरोवर, पुष्कर, जलद, अम्बुद और फणी, उरग। तो इसका सही युग्म नहीं है। तो जो जलद है ये वाला गलत है, क्योंकि ये तो समुद्र का है, लेकिन ये जो अम्बुद होता है ये तो बादल का होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर फिलहाल सी ऑप्शन होगा, पुरंदर इंद्र का वो होता है। इसमें दिया हुआ कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये विकल्प इसका सही होगा। ठीक, तो इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म चूहा पर पड़ रहा है और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, अतः यह वाक्य कर्मकार वाच्य का होगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी गाढ़ी शब्द में सही अर्थ युग्म क्या है? तो इसमें यान गहरी, गहरी यान, गिरी निकाली और निकाली या गिरी। तो इसका जो है यान, गाड़ी जो होता है यान, और गाढ़ी माने गहरी ना, कहते बहुत गाढ़ी खाई है ना। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है ना? सम, सन, सम या सम। तो सम प्लस कार से बनता है संस्कार, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन फिलहाल। अगला प्रश्न हमारा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में ऊर्ध्वरेखित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? अपने आप, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो अपने आप जो होता है फिलहाल ये निजवाचक संज्ञा सर्वनाम का उदाहरण। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा स्वर संवृत है पूछा है? बड़ा, औ, ई और ऐ। तो इसका जो सही जवाब होगा ये ई जो है संवृत होता है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी की बा ध्वनि है
दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन ध्वनि या तालव्य ध्वनि। तो बा जो होता है वो फिलहाल ओष्ठ होता है, ठीक। जैसे वा वकार दंतोष्ठ होता है, वो दांत और ओष्ठ मिलकर बना है ना। ताता दादा ये दंत वाले हैं। अपो विसर्जनीयनम कंठा है, चूषणम तालु, ऋतुषणम मूर्धा, ये दैतो कंठ तालु, वो दैतो कंठोष्ठम है। और बा है जो ओष्ठ से होता है। वा वकार दंतोष्ठ, देखो मैंने बताया ना, वा वर्ण किससे, तो वा वकार दंतोष्ठ है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इचूषा नाम तालु से होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो का एक शब्द, नवोढ़ा तो होता नई दुल्हन का। प्रवत्स्य पति का ये भी है, प्रोषित पति का या आगत पति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये प्रोषित पति का होगा। आगत माने आने वाला हो तो उसे आगत पति का बोलते हैं ना। अगला दिया है गद्यांश हमारा, तो गद्यांश पढ़ते हैं और उससे संबंधित 4-5 प्रश्न जो आएंगे उसको हम बता रहे हैं। आदि मार्ग घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बहाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु 45 हुई, 45 वर्ष तक निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारी कहे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके विचार वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तथा धावा मारा, ठीक। उत्तर में क्या है, मंगोलिया है, पूर्व में जापान और पश्चिम में मकदूनिया है, ठीक। और आगे है, श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब इससे संबंधित देखो प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, अक्कड़, डा, अड़ या कड़। तो घुम प्लस अक्कड़ से मिल के बना है घुमक्कड़, तो इसका राइट आंसर ए होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसौली। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो फिलहाल हुआ था वैशाली में, ठीक। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। इसका ऑप्शन ए है विसर्ग, बी है दीर्घ, सी है गुण और डी है व्यंजन। तो स्वच्छंद में जो संधि है वो फिलहाल है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा डी, स्व प्लस छंद से मिलकर बनेगा स्वच्छंद, ठीक। ऐसे स्व लिखो प्लस छंद तो स्वच्छंद होगा ना। अगला प्रश्न है इधर 29 नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 या 80 वर्ष। तो महात्मा बुद्ध जो बुद्धत्व प्राप्त किए थे तब उनकी अवस्था जो थी 35 वर्ष थी, 80 वर्ष में इनकी मृत्यु थी। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म। तो श्रुति धर्म का जो होता है अर्थ वो श्रुति वेद को कहा जाता है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म होता है, ठीक। और अगला और जीएस के प्रश्न अब पढ़ लेते हैं, ये तो रीजनिंग के हैं। जीएस किधर गया, 45 46 ये आ गया जी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी के बारे में पूछा गया ना, तो पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो धन्वंतरी के बारे में कहानी बता दें कौन थे।
इनमें से कोई नहीं। हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो फिलहाल ये एक चिकित्सक थे। ठीक, इसका राइट आंसर होगा फिलहाल सी ऑप्शन। अब बात करें धन्वंतरि की, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल ये एक चिकित्सक थे। आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्ध सार्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। ठीक, इनके दरबार में कालिदास भी थे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये वाला इसका सही जवाब हुआ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और इसकी और बात बताएं तो हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री हुआंग भी आया था, ये भी याद रखिएगा ना। एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। तो एक मिनट, इधर प्रश्न है ये कादम्बरी के लेखक पूछे ना। कादम्बरी के लेखक कौन? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाणभट्ट? तो कादम्बरी जो है फिलहाल बाणभट्ट की रचना है, इसका राइट आंसर होगा फिलहाल डी ऑप्शन। ठीक, उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना भी मिलती है। ठीक, हर्षचरित भी है बाणभट्ट की। अगला प्रश्न हमारा है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता है। काली मिट्टी के क्षेत्र है जिसे कहते हैं छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार या रोहतास पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता पाई जाती है काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप होता है। काली मिट्टी का क्षेत्र हो तो महाराष्ट्र के एरिया काली मिट्टी का है। कौन सी सही सम्मिलित नहीं? आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम बंगाल, आम्रवर्षा उड़ीसा। तो आंधी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये सही है। ठीक, काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। और लू उत्तर पश्चिम भारत ये सही है। पर आम्रवर्षा जो है ये फिलहाल उड़ीसा में नहीं होके ये होती है केरल और कर्नाटक के तट पर होती थी, पूछ लिया जाता है, ऐसे तो बता सकते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्रफल पूछा है, कितना है? ए ऑप्शन, बी, सी या डी? तो वन क्षेत्र की बात करें तो भारत का जो वन क्षेत्र है 2021 के अनुसार देश में कुल वन 71.38 मिलियन हेक्टेयर यानी कितना है 71,37,89 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक का 21.71% है। देश में कुल वनावरण व वृक्षारोपण 80.95 मिलियन हेक्टेयर है, 80, 95, 37 ठीक वर्ग किलोमीटर, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.26% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है फिलहाल वो है 71,37,89 होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर मनमोहन, अटल बिहारी या पी.वी. नरसिम्हा राव। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो फिलहाल नरसिम्हा राव थे 1991 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक, इनमें से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? जी.वी. रामकृष्ण, टी.एन. मालेगम, सी. राकेश मोहन या आबिद हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है भारत में 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1992 सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन किया है, डॉक्टर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया था। और आगे इसकी बात करें
तो इसका काम विनिवेश कार्यक्रम को संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा की। जीवी रामकृष्ण वाली जो समिति ये इसी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक क्या है? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं या विनिर्मित उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल होगा ए ऑप्शन 1, 2 और 4। ये सेवाएं नहीं होगा इसका। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी महालंका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अनंत शयन अय्यंगार या पीवी चेरियन। तो लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष स्पीकर थे जीवी मावलंका, जिसे गुंडेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अगर पूछे तो ओम बिड़ला हैं। ठीक, वर्तमान में ओम बिड़ला, पहले जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक कार्यकाल पूछे तो डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, बलराम जाखड़ या श्री हुकुम सिंह। तो श्री बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल था सबसे ज़्यादा था इनका। अब इनकी बात करें तो भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक कार्यकाल इनका बलराम जाखड़ का था, जो है 22 जनवरी 1980 से इनका कार्यकाल था 18 दिसंबर 1989 तक। ठीक, 1989 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की है। 16वीं 2014 से 19 के सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन थी और वर्तमान 17वीं लोकसभा जो है ओम बिड़ला की है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 या 30 या 35। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है तो वो 30 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। जो प्रधानमंत्री वो 25 साल में बनता है, राष्ट्रपति जो बनता है वो 35 साल की आयु में बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा विद्युत सर्वोत्तम चालक होता है? साधारण जल, उबला जल, समुद्री जल या आसुत जल। तो समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं, अतः समुद्री जल सबसे उपयुक्त होता है। ठीक, इसमें नमकीन होता है। देखो कभी घर में अर्थिंग बनाई जाती है ज़मीन में तार गाड़ के, तो उसमें नमक डालते हैं ना, तो इसलिए समुद्री जल में नमकीन पानी होता है, तो इस वजह से सी होगा। ठोस चालक में धारा प्रवाह वाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारक वाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाहर कक्षा में घूमा करते हैं ना, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो अंदर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये आ गया साइंस से संबंधित है। इसमें एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर या संधारित्र। तो प्रतिरोध एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है। जो प्रतिरोधक होता है वो एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक होता है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने का काम होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो न्यायमूर्ति AP शाही, न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल या न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। तो जुलाई 2023 में केंद्र सरकार के न्यायमूर्ति AP शाही जो हैं, ये AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो सके होता है। अगला प्रश्न हमारा, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त ओबरा डी तापी परियोजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की 2 इकाइयाँ स्थापित हुई? 500 मेगावाट, 750, 800 या 850। तो इसका जो राइट आंसर होगा 800 मेगावाट का होगा। इसका होगा सी आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IECC किसके आकार में बनाया गया? कमल, शंख, ढोलक या कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में निर्मित प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का जो समर्पित किया, तो इसे किसका आकार? शंख के आकार का बनाया गया है। लगभग 2700 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी है, जो लगभग 123 एकड़ क्षेत्र में है, 123 एकड़ में। ठीक, और 2700 करोड़ इसमें पैसा लगा है।
अगला प्रश्न हमारा है वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो वित्त वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ए। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, यूपी दूसरे पे है, ठीक, और महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पे है ये, और कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पे। अगला प्रश्न हमारा है मई 2023 में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल या भूपेश बघेल? तो इसको दिया गया, योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, ठीक है। यह अवार्ड बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या प्रिंटर? तो गणना नहीं कर सकता, तो गणना नहीं कर सकता पूछा, तो प्रिंटर को छोड़कर शेष जो है गणना यंत्र हैं। ये प्रिंटर तो कॉपी निकालता है बस, हार्ड कॉपी। SMS का अर्थ है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है तो इसको हम पढ़ते हैं। SMS का अर्थ क्या होता है? स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट या स्पीड मेल्स? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है SMS का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो मॉनिटर मतलब वो जो टीवी होती है हमको क्या दिखाता है? हमको आउटपुट देता है ना, हम जो काम करते हैं वो हमको दिखाता है, तो यह एक आउटपुट का उदाहरण है, ठीक। स्टोरेज में तो चिप आएगा, ठीक। प्रोसेसिंग दिखाई पड़ती है हमको, इनपुट डिवाइस में आएंगे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनसे हम इनपुट करते हैं, पर जो है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है मॉनिटर, ठीक। और जो मोबाइल की स्क्रीन टच स्क्रीन होती है ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे है हमारा कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक होता है। तो तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के चार कार्य होते हैं: डेटा का संकलन या विनिवेश, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गम या पुनर्निर्गम। स्पष्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों डाटा भंडारण के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन तथा विश्लेषण करने में सक्षम है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए, साथ ही कभी कभी वायरस भी प्रभावित करता है। तो इसमें पूछा क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें शायद इसमें हो गया फिलहाल सभी चारों होंगे, ठीक जी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? OCR, OMR, COM और MICR। तो OCR जो होता है ये ऑप्शन OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तथा MICR जो होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आदि का प्रयोग कंप्यूटर डेटा प्रविष्टि को अधिकृत कैप्चर करने के लिए किया जाता है। और इसका फिलहाल नहीं किया जाता था, इसका COM जो होता है ये प्रयोग नहीं होता है, और ये तीनों एक जैसे काम करेंगे। अगला प्रश्न हमारा रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? सेल्स, द बैकग्राउंड, क्यूज या पेज फ्रेम्स? तो रन कर रहे या प्रतीक्षा वेट कर रहे हैं प्रोग्रामों की सूचियों लिस्ट को क्यूज कहते हैं। क्यूज ये है, कहते हैं प्रोग्राम को उसके क्रम के अनुसार कब रन करना है इसका निर्धारण शेड्यूलर के द्वारा होता है, जबकि कॉम का पूर्ण रूप होता है कॉमर्शियल होता है, जो डोमेन का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है? इंस्ट्रक्शनिंग, कोडिंग, प्रोसेसिंग या फाइल? तो इसका जो सही जवाब होगा कंप्यूटर निर्देशों को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है, ठीक। इसका बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है 1980 के दशक की शुरुआत में बर्जने स्ट्राटो द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई? जावा, सी डबल पॉजिटिव, सी या पास्कल? तो 1980 में जो है सी डाई पॉजिटिव
प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था इन्होंने। अगला प्रश्न हमारा है LSI विस्तारित रूप क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रिटी, लो स्केल इंटीग्रेशन या लार्जर स्केल इंटीरियर। तो इसका जो सही जवाब होगा LSI का एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप है, ठीक, जो हजारों ट्रांजिस्टर को एकीकृत या कंबाइनिंग करती है। इंटीग्रेटेड लेवलिंग करने की प्रक्रिया है ये, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाईनिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हेलो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिलहाल इसका होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये ऑप्शन में। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या होता है? TCP/IP, POP, SMTP या C-DAI-PAST। तो इसका जो सही जवाब होगा TCP/IP होता है इसका राइट आंसर, जिसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। और TCP/IP प्रोटोकॉल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। अब ईमेल में आने वाले संदेश को संचित किए जाते हैं सेंड बॉक्स में, आउटबॉक्स या इनबॉक्स या ट्रैश। तो ईमेल में आने वाले जो संदेश होते हैं वो फिलहाल इनबॉक्स में होते हैं, ठीक, संचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना होगा चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाएगा? कौन सी शॉर्टकट की? शिफ्ट F4, शिफ्ट F4, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट F5 और D F5, शिफ्ट प्लस F5। तो कंट्रोल इसमें MS पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की उपयोग पहली स्लाइड से प्रस्तुतिकरण शुरू करने के लिए पावर पॉइंट में शॉर्टकट की हम बता रहे हैं। जैसे कंट्रोल+S से प्रस्तुतिकरण सुरक्षित करना, कंट्रोल+O से प्रस्तुतिकरण को खोलना और F5 से प्रथम स्लाइड से प्रस्तुतिकरण। तो F5 वाला जो होता है ये वाला ऑप्शन, शिफ्ट वर्तमान स्लाइड को प्रस्तुतिकरण, ये वाला होगा इसमें डी ऑप्शन है। वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? पंक्ति स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, शब्द स्पेसिंग या वर्ण स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो होता है इसके द्वारा वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 लाइन है जो कि सिंगल स्पेस में थोड़ी बड़ी है। अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर, एक मिनट, 80 नंबर ये है, इसका थोड़ा दिखता नहीं होगा ना, पढ़ देते हैं फिलहाल हम। DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है? टपल, गुण और बरंटू या डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा एट्रीब्यूट। किसी डेटाबेस में एक तालिका के कॉलम के गुण को एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक, एट्रीब्यूट ये गुण होता है, बी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब यूपी स्पेशल के प्रश्न है 84 गुंबद चित्रकूट, जामा मस्जिद कुशीनगर, बौद्ध स्तूप मुरादाबाद या कादमगिरी पर्वत जालौन। तो इसको मिलाना है। तो 84 गुंबद जो है फिलहाल ये है जालौन में, जामा मस्जिद जो है ये मुरादाबाद में पड़ेगी, बौद्ध स्तूप जो है ये पड़ेगा कुशीनगर में और ये चित्रकूट में। इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1, 43, 21, ये 43, 21 इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर या कानपुर। तो आलू निर्यात जोन है जो ये है जोन अलीगढ़ है, इसका अलीगढ़ है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ एवं आगरा, बागपत, भदोही, रामपुर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में स्थापित है। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। अगला प्रश्न हमारा है
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो सबसे कम पूछे तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, 34.8 है। ठीक। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला पूछे तो कानपुर है, जहाँ पे 75.1% है महिला, कानपुर नगर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? दुधवा तो ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र। तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फिलहाल लखीमपुर खीरी में 490.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा है? गन्ना, धान, आलू या मक्का। तो फिलहाल इसमें ये तीनों होते हैं, मक्का में अमेरिका है सबसे ज़्यादा। ठीक। तो 1 2 3 होगा फिलहाल इसमें, गन्ना भी होता है, धान भी होता है। इसका होगा गन्ना भी होता है, धान, आलू भी होता है, 1 3 है क्या कहीं पे? ये इसमें फिलहाल ये होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पेयजल के लिए शारदा सहायक, ज्ञानपुर, गोकुल बैराज। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा गोकुल बैराज है। ठीक। ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लंबाई की बात करें 260 किलोमीटर लंबी शारदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा जनपद में, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मथुरा में। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है फिलहाल ताजमहल तो आगरा में, पर ये आगरा में नहीं, ये गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया है। ठीक। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर ग्राम गांव में प्रस्तावित था। वर्ष 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जारी एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए इस हवाई अड्डे का नाम ताज रखने पर आपत्ति व्यक्त की थी। परिणाम स्वरूप ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित कर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड। तो राहुला लोक नृत्य जो है फिलहाल ये यूपी के बुंदेलखंड से वो संबंधित रखता है। इस लोक नृत्य में शिक्षाप्रद लोक कथाएं, कहावतों, शिक्षाओं का मंथन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुर बहार संगीत इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा या वाराणसी। तो इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने हेतु जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा इटावा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में होता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 या 16। तो 12 वर्ष में लगता है और अर्धकुंभ जो है 6 वर्ष में लगता है। ये फिलहाल 4 जगह लगता है, उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, गोदावरी के किनारे। ठीक। हरिद्वार में भी लगता है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। कुंभ मेला 12वें वर्ष में होता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में होता है। किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला को महाकुंभ तथा अर्धकुंभ को कुंभ की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न हमारा है, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या झांसी। तो सरदार पटेल जो है ये विश्वविद्यालय कृषि का है, ये फिलहाल मेरठ में अवस्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर, समसपुर, सरसई या सुरिंसर मानसर झील। तो इसका फिलहाल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही नहीं है। सुरिंसर झील जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक। ये जम्मू में, यह नवंबर 2005 में रामसर स्थल है। और 3 जो सुर सरोवर जो है ये तो आगरा में पड़ेगा। ठीक। और समसपुर ये में रायबरेली में है, जो मेरा जिला है रायबरेली। ठीक। और सरसई नावर जो है ये पड़ेगा आपका इटावा में, ये वाला इटावा में है। ठीक। तो इसका राइट आंसर फिलहाल डी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया? सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलरामपुर या लखीमपुर खीरी।
तो उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर जिला है, थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजात संग्रहालय बनाया गया। थारू जनजात की जीवंत और विविध सांस्कृतिक और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। ठीक, ये अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है? मायावती, आदित्यनाथ, संपूर्णानंद या मुलायम सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा योगी आदित्यनाथ होगा। ठीक, सबसे लंबे समय तक यही है, हमको लगता है भाई इसमें यही रहेंगे ज़िंदगी भर। ठीक, इससे पहले अगर बात करें तो लगातार 5 वर्ष 347 दिन इस पद पर आसीन हैं योगी। पूर्व कांग्रेस शासन के संपूर्णानंद 5वां 345 दिन का लगातार शासन था। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई? सीतापुर, बरेली या कानपुर, हरदोई? फिलहाल ये हरदोई में बनाई गई। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी पेंट हरदोई जिले में है, संडीला में स्थापित है। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की, बर्जर आता ना पेंट, वही है। पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया? कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह? तो पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को सार्वजनिक मामले मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पिछले प्रश्न PCS में आया भी था। 96 के बाद इधर आइए, 97 में है, आपको मिलान करना है तो मिला लीजिए। फिर जो आता है पहले उसको पकड़ो। दिया सलाई आता है, दिया सलाई वो बरेली से संबंधित है। कागज़ का उद्योग सहारनपुर में और पीतल नगरी मुरादाबाद है और कालीन मिर्ज़ापुर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 2 1, यानी कि 34 21। 34 21 ऑप्शन आएगा तो बी ऑप्शन सही है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिर मिलान करना है। ठीक, अम्बेडकर नगर अकबरपुर माटी, कानपुर देहात नौगढ़ और जालौन अकबरपुर और सिद्धार्थनगर उड़ाई। तो जालौन फिलहाल उड़ाई से संबंधित है, इसका तो यही होगा। और अम्बेडकर नगर का जो है आसिया अम्बेडकर आसिया अकबरपुर, ये सही है। नहीं, ये अकबरपुर है, सॉरी, इसका ये होगा। और कानपुर देहात ये अकबरपुर इससे, और सिद्धार्थनगर है जो नौगढ़ से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 1 4 2 31 42 राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस की राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, रोमेश चंद्र दत्त या जवाहरलाल नेहरू? तो 1909 में आगरा में आयोजित जो संयुक्त प्रांत कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता वो फिलहाल मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक, और मोतीलाल नेहरू को संयुक्त प्रांत परिषद का सदस्य भी बनाया गया था तभी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित है? चिन्हाट या मासेली या मिर्ज़ापुर और लखनऊ, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर, सहारनपुर या मुरादाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है, चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के चिन्हाट मासेलिया, चिन्हाट लखनऊ में। ठीक, यही से संबंधित है। और मुरादाबाद पीतल के लिए, सहारनपुर घंटी के उपयोग के लिए और पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंस हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस क्लास को सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और में शामिल हो रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रेगुलर तैयारी करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह करंट अफेयर की बेहतर क्लास के साथ। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट और कुछ दिन देखो 2-4 दिन में हम पुलिस से भी संबंधित प्रैक्टिस सेट लाएंगे। जो आपकी पुलिस भर्ती लगी है उसके लिए आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, धन्यवाद।